हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यभान सर, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर थर्ड, और इस लेक्चर थर्ड में हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रेंडलिक समतापीय अधिशोषण। और इससे पहले कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर दें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कवर कर रहे हैं, और इसमें लेक्चर सेकंड तक हम लोग पढ़ लिए हैं। लेक्चर थर्ड में हम लोग कवर करना है जो आपके सामने फ्रेंडलिक समतापीय अधिशोषण। देखिए, यह उन अधिशोषणों के लिए लागू होता है, ठीक है ना, जिनमें अधिशोषक के सतह पर अधिशोषक एक परत का लेयर बना हो। मतलब उन अधिशोषणों के लिए ये फ्रेंडलिक समतापीय अधिशोषण लागू होता है जिनमें अधिशोषक के सतह पर एक परत, वन लेयर क्या बना हो, अधिशोषित पदार्थ आके बैठा हो, उसी के लिए अप्लाई होता है। दैट मीन्स कहने का अर्थ है इसका समीकरण कि x/m मतलब अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा, अधिशोषक पदार्थ मतलब दोनों मिलाकर के अधिशोषण की प्रक्रिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p मतलब प्रेशर और पावर 1/n, और ये जो n होगा ये ग्रेटर देन 1 और बराबर 1 के बराबर होगा, ठीक है। माने कहने का अर्थ है, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से हम लोग समानुपाती के सिंबल हटाएंगे, यहां से समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो x/m इक्वल टू एक कांस्टेंट k आएगा p1/n, ये पावर में है, ये इक्वेशन है फ्रेंडलिक समतापीय अधिशोषण का इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं। x/m जो मात्रा बताता है, अधिशोषण की मात्रा को बताता है, और यहाँ पर जो p है ये प्रेशर को बताता है। मतलब किसी अधिशोषक के सतह पर अधिशोषित पदार्थ आकर के इकट्ठा होता है तो वातावरण का प्रेशर को बताता है, इसको कितना दाब करके यहाँ पर अधिशोषित किया जा रहा है। तो वही चीज है। तो x/m और समानुपाती का सिंबल हटाएं तो कांस्टेंट k आया है, सभी विद्यार्थी को पता है। अब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो लॉग x/m इक्वल टू लॉग, ये गुणा में है, लॉग लेंगे तो लॉग k आप प्लस ये टपक के आगे आ जाएगा, खुद के ये आगे आ जाएगा, लॉग होगा तो 1/n लॉग p। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगा, फ्रेंडलिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें भिन्न भिन्न कंडीशन को देखते हैं कि प्रेशर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर का क्या प्रभाव होगा अधिशोषण के सतह पर, ठीक है, अधिशोषण की प्रक्रिया में। तो पहला लाइन निम्न दाब पर, देखो जब दाब हम लोग निम्न दाब लगाएंगे तो अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ेगी, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन बहुत ज्यादा दाब लगा देंगे तो अधिशोषण की प्रक्रिया मतलब क्या हो जाएगी, कमजोर होगी, दैट मीन्स कम होने लगेगी, मतलब दाब पर निर्भर नहीं करेगी। माने कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ये अधिशोषक है और इस पर आकर के पदार्थ इकट्ठा हुआ है, मतलब अधिशोषण हुआ, अधिशोष्य पदार्थ आकर के इकट्ठा हुआ है, तो जब इस पर प्रेशर निम्न दाब लगाया जाएगा ना तो ये आसानी से आके शिफ्ट होंगे, बैठेंगे यहाँ पर अधिशोष्य पदार्थ। तो तब तक तो निम्न दाब पर तो ये बढ़ रहा है, लेकिन दाब बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो बताओ दाब से कौन लेना देना होगा, दाब से प्रभावित होगा, बिल्कुल नहीं, दाब पर निर्भर नहीं करेगा। निम्न दाब पर निर्भर करेगा जरूर, लेकिन अधिक दाब बढ़ाएंगे तो निर्भर नहीं करेगा। तो वही चीज यहां पर लिखे हैं कि निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होती है। मतलब रेखीय रूप समझ रहे हैं ना, माने कहने का अर्थ है कि ये मान लीजिए ये है, यहां पर हमने लिया है बाबू प्रेशर, और यहाँ पर x/m, माने दाब बढ़ाएंगे तो ये रेखीय रूप से बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग दाब बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे x/m माने अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। तो ग्राफ के थ्रू भी आप समझ गए। वैसे ही मेरे दोस्त नेक्स्ट, उच्च दाब पर निर्भर नहीं करता है, उच्च दाब हाई प्रेशर लगा दे तो ये निर्भर नहीं करेगा। दैट मीन्स यहां पर जब इस पर निर्भर करेगा तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, p या p के पावर 1, ठीक है ना। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि इसका मान बढ़ेगा, माने प्रेशर बढ़ेगा तो अधिशोषण की प्रक्रिया भी क्या होगी, घटना भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें देखिएगा जरा, उच्च दाब पर यह निर्भर नहीं करता है, उच्च दाब हाई प्रेशर लगा देंगे तो फिर ये निर्भर नहीं करेंगे। तो x/m डायरेक्टली p के पावर 0, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, मतलब निर्भर नहीं करेगा।
कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए ये है, हम ले लिए यहाँ पर प्रेशर x/m ले लिए, हम प्रेशर को हाई कर दिए, प्रेशर को क्या कर दिए, हाई। तो शुरुआत में निम्न रहेगा तो बढ़ेगा, निम्न रहेगा तो बढ़ेगा, लेकिन हाई प्रेशर जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। x/m अधिशोषण निर्भर नहीं करेगा। माने इस यहाँ पर इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर है, जिसको हम लोग सेचुरेटेड संतृप्त प्रेशर के नाम से जानते हैं, ये आपको बताया गया, इंडिकेट भी किया गया है पिछले क्लासेज में। तो आप इतना नोट करें, इसके आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो दोस्तों हम लोग देखें अभी कि जब प्रेशर क्या था, निम्न था, तो देख रहे थे अधिशोषण की जो घटना थी बढ़ रही थी। प्रेशर को हाई कर दिया गया तो घट गई, मतलब कांस्टेंट हो गई, मतलब प्रेशर पर अधिशोषण निर्भर नहीं किया। लेकिन हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, दाब को मध्यम ले रहे हैं, मीडियम में ले रहे हैं। जब मीडियम में लेंगे तो उसका जो अधिशोषण होगा ना x/m, वो प्रेशर के घात पर निर्भर करती है। तो वही चीज लिखा गया, मध्यम दाब पर x/m माने अधिशोषण की घटना दाब के घातों पर निर्भर करती है। दैट इज x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के पावर 1/n। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ देखते हैं, क्या है सर जी ग्राफ। तो भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर T1 T2, यहाँ पर माने है कि T1 T2 T3 ये क्या है, ताप है, और इनमें T1 का टेम्परेचर T2 से ज्यादा, T2 का ज्यादा है T3 से। x/m और प्रेशर के बीच ग्राफ। तो देखिए हम टेम्परेचर जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर देखो ये x/m, इसका x/m ये हो जाएगा, इस ग्राफ का x/m, इस ग्राफ का x/m। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण एक x/m घट रहा है, ये पहले भी हम लोग देखे हैं। और x/m यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर ज्यादा है तो देखिए हम लोग पता है कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं धीरे धीरे, प्रेशर निम्न में बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, x/m बढ़ रहा है। लेकिन जैसे हम लोग टेम्परेचर प्रेशर को हाई कर रहे हैं तो देखिए ऐसे गया है, मध्यम में बढ़ा है और फिर ऐसे जाएगा ग्राफ। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को अलग अलग दिखाया गया है। माने कहने का अर्थ है कि T1 टेम्परेचर ज्यादा है, T2 कम है और इससे और T3 सबसे कम है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा है T1 ज्यादा है, तो देखिए x/m घट गया है। जैसे टेम्परेचर को लो किए हैं, T2 गया है तो बढ़ गया है, फिर T3 पर क्या हो गया, बढ़ गया है। माने टेम्परेचर, भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ेगी टेम्परेचर तो x/m दैट मींस अधिशोषण की मात्रा घटेगी। लेकिन उस टेम्परेचर भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रेशर निम्न से हाई जा रहा है, निम्न से हाई जा रहा है, निम्न से ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन हाई के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होके घट जाएगा, निर्भर नहीं करेगा, घटेगा प्रेशर पर, एकदम मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, निर्भर नहीं करेगा। वही चीज x/m और प्रेशर के बीच के ग्राफ को हमने समझाया है कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इधर बढ़ाएंगे तो ये निम्न में बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन जैसे प्रेशर हाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एकदम लगता है। अब देखो यहाँ पर log x/m और log p के बीच ग्राफ खींचा गया है, log x/m और log p के बीच ग्राफ खींचा गया है। तो इसका ग्राफ ओरिजिन से नहीं बल्कि ऊपर से होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन पता है log x/m इक्वल टू log k प्लस log p के पावर 1/n। तो यहाँ पर ये है ना log k कुछ है, इसका अमाउंट कुछ है, log k मतलब कांस्टेंट जो है कुछ वैल्यू है, माने कि जीरो नहीं है, इसलिए हमने ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं किया, इसको ऊपर से स्टार्ट किया log x/m के लिए, क्योंकि ये कुछ अमाउंट कुछ मात्रा है, कुछ इसका अमाउंट है, जीरो नहीं है, इसलिए हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट किया। और log x/m और log p एक दूसरे के समानुपाती है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, लेकिन ओरिजिन से नहीं, ऊपर से। स्पष्ट ना। और इसका स्लोप जो होगा p के पावर जो 1/n है वह स्लोप हो जाएगा, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा log k जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हम लोग ताप का प्रभाव देखें अधिशोषण पर कि निम्न दाब का प्रभाव निम्न दाब पर बढ़ा है, ठीक है ना, मध्यम में पावर पर निर्भर किया है प्रेशर के, और जब उच्च दाब किया गया है तो निर्भर नहीं किया, मतलब कांस्टेंट x/m दैट मींस अधिशोषण की प्रभाव हो जाती है।
तो ये आप नोट करें, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया। ये जो भी देखें हम लोग भौतिक अधिशोषण के रेफरेंस में देखें, अब रासायनिक अधिशोषण के रेफरेंस में देखेंगे हम लोग। इसको आप नोट डाउन करें। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक नोट है। एक नोट ये है कि विलयन में अधिशोषण। तो किसी विलयन में अधिशोषण कैसे होता है? तो ठोस और द्रव के मिलने से विलयन में अधिशोषण होता है। कहने का मतलब है कि विलयनों में अधिशोषण द्रव और ठोस के मिलने से होता है। ठीक है, अब देखिए ये x बाई एम हम लोग देखे थे, x बाई एम इक्वल टू के पी के पावर 1 बाई एन। लेकिन ये जो x बाई एम जब विलयन आ जाए, माने ठोस द्रव के टर्म में आ जाए, तो हम लोग के कांस्टेंट तो लेवे करेंगे, लेकिन प्रेशर के जगह पर क्या ले लेंगे? सी कंसंट्रेशन, विलयन का सांद्रता ले लेंगे। ये सॉल्यूशन चैप्टर में आपको बताया गया कंसंट्रेशन सी क्या है, इसके पावर 1 बाई एन, जहां सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। उसी प्रकार जैसे हम लोग देखें फेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत, एकदम उसी के जैसा नेक्स्ट लैंगमुर अधिशोषण समतापी का सिद्धांत है। ये रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया को इंडिकेट करता है, जबकि हम लोग जो फेंडलिक समतापी अधिशोषण सिद्धांत जो देखे थे वह भौतिक अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन लैंगमुर अधिशोषण समतापी रासायनिक अधिशोषण पर आधारित है। तो किस प्रकार है? तो देखिए यहां पर ये जो लैंगमुर अधिशोषण सिद्धांत कंसेप्ट है, परिकल्पना है, ये फेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत को कमी को दिखाते हुए किया गया है। हम लोग को पता है कि जो फेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत जो होता है, कंसेप्ट जो होता है, वह उच्च ताप के लिए लागू नहीं होता है। तो उसी कमी को यहां पर दिखाया गया कि फेंडलिक अधिशोषण समतापी की एक कमी यह है कि यह गैस के उच्च दाब पर लागू नहीं होता है। सही बात है, वह निर्भर नहीं करता है फेंडलिक वाला कंसेप्ट। लेकिन इसमें देखिएगा लेंगमुर नामक वैज्ञानिक ने 1916 में गैसों के अणु गति सिद्धांत पर, जो गैस के अणु गति कर रहे हैं उस सिद्धांत पर एक सामान्य अधिशोषण समतापी को व्युत्पन्न किया, बनाया, उत्पन्न किया, जिसे लैंगमुर अधिशोषण समतापी के नाम दिया गया। मतलब कहने का अर्थ है कि फेंडलिक अधिशोषण में उच्च दाब पर यह लागू नहीं होता है। 1916 इसमें लैंगमुर नामक वैज्ञानिक ने जो गति कर रहे हैं गैसों के सिद्धांत के आधार पर, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया उसी के आधार पर, ये अपने नाम के आधार पर इसका नाम क्या दिए? लैंगमुर अधिशोषण समतापी नाम दिया गया। इसमें क्या है? मुख्य पॉइंट 2 है। इसमें मुख्य बिंदु है कि ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण तब होता है, किसी ठोस के सरफेस पर, सतह पर अधिशोषण तब होगा जब संपूर्ण सतह पूर्ण रूप से अधिशोषित गैस की एक परत द्वारा घिर न जाए। मतलब ये है ठोस का ये सरफेस है, और इस ठोस के सरफेस पर गैस की परत, एक परत जम जाए, प्रेशर द्वारा या किसी भी मेथड द्वारा एक परत बन जाए, जम जाए, घिर जाए, तब ये क्या होंगे? लैंगमुर अधिशोषण समतापी का नियम का पालन करेंगे। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, अधिशोषण 2 विपरीत प्रक्रम ठोस सतह पर गैस अणुओं का संघनन। ये ठोस सतह है और इस पर प्रेशर के द्वारा, हाई प्रेशर के द्वारा इसके सरफेस पर क्या कर दिया जाए? गैस के एक से अधिक परत को जमा दिया जाए, संघनित कर दिया जाए। ठीक है ना? संघनन तथा सतह से गैस का अणुओं का पुनः गैसीय प्रावस्था में विशोषण। विशोषण मतलब फिर से अलग हो जाना से संपन्न होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो ठोस सतह है, इस पर एक परत बैठ जाए, एक परत क्या हो जाए? गैस आकर के चारों तरफ से इसको घेर ले, संपूर्ण परत को। क्लियर? अब एक से अधिक लेयर में गैस अणु आकर के इस पर चिपक जाए और पुनः अपने आप विशोषण हो जाए, मतलब इससे हट जाए, तो इसी पर ये संपन्न होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगमुर अधिशोषण समतापी। मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड ये कंसेप्ट है, लैंगमुर अधिशोषण समतापी जो कंसेप्ट है। आप इतना नोट करें, इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब कोलाइड आएगा, कोलाइड के बारे में कुछ आइडिया हम लोग लेंगे, इसको आप नोट करें।
तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ कोलाइड। कंसेप्ट ऑफ कोलाइड, देखिए बाबू, कंसेप्ट ऑफ कोलाइड से पढ़ने से पहले सबसे पहले ग्राहम थॉमस, मतलब थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में विसरण संबंधी प्रयोग के आधार पर घुले हुए विलेय पदार्थों को दो वर्गों में बांटा, दो वर्ग में विभाजित किया। कहने का मतलब है कि ये जो थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक है 1861 ईस्वी में विलेय के घुले हुए, माने किसी लिक्विड में विलेय के घुले हुए पदार्थों के आधार पर इसको दो वर्ग में बांटा। कितने वर्ग में बाबू? दो वर्ग में बांटा। क्रिस्टलॉइड माने क्रिस्टलाइड और कोलाइड मतलब कोलाइड। हिंदी इसका कोलाइड का कोलाइड होगा, क्रिस्टलॉइड का होता है क्रिस्टलाइड या क्रिस्टलाभ भी बोल सकते हैं, क्रिस्टलाभ। ध्यान दीजिए, थॉमस ग्राहम का वर्गीकरण कुछ समय बाद अमान्य हो गया क्योंकि क्रिस्टलॉइड भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कोलाइड के तरह व्यवहार कर सकते हैं। जो क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टलाभ है, कभी कभी भिन्न भिन्न परिस्थिति में ये कोलाइड हो जाते हैं और जो कोलाइड बनाते हैं ये कभी कभी क्रिस्टलाभ हो जाते हैं। सर कोलाइड क्या है और क्रिस्टलाभ क्या है? मतलब किसी द्रव में कोई पदार्थ विलेय हम मिला रहे हैं, अच्छा से घुल जाए और अच्छा से घुल जाए तो उसको हम कहेंगे कोलाइड, लेकिन गाढ़ा होना चाहिए, और घुले नहीं नीचे बैठ जाए तो उसको क्रिस्टलाइड कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोलाइड भी क्रिस्टलाइड की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे NaCl जल में क्रिस्टलाइड की तरह व्यवहार करता है। जब जल में NaCl को घोलते हैं ज्यादा मात्रा में तो कुछ बारूदें उसके नीचे क्या हो जाती हैं? बैठ जाती हैं, तो वो क्रिस्टलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन वहीं NaCl को हम बेंजीन में डाल देते हैं, बेंजीन में, यह कोलाइड बना लेता है। NaCl नमक को पानी में डालते हैं तो क्रिस्टलाइड बना लेता है, और उसी NaCl को हम बेंजीन में डालेंगे तो वह कोलाइड बना लेता है। इसलिए इनका ये जो वर्गीकरण है, ये जो कंसेप्ट ऑफ कोलाइड है, ये क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है, अमान्य हो जाता है। जैसे और एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम। साबुन जल में कोलाइड है, साबुन और जल का जो विलयन आप बनाइएगा वह कोलाइड होगा, लेकिन अल्कोहल में क्रिस्टलाइड होता है। क्या होता है? देखिए, जब जल में हम लोग साबुन मिलाते हैं तो कोलाइड बनता है, लेकिन अल्कोहल में साबुन को मिलाएंगे तो क्रिस्टलाइड बन जाता है, क्रिस्टलाभ होता है। इसलिए नया वर्गीकरण पदार्थ के आकार के आधार पर दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, पदार्थ के क्लासिफिकेशन को देखेंगे इसके कण के आधार पर, और एक तरह से ये बिलियन ही बनेगा, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, उसके आधार पर, कण के आधार पर हम लोग इसका टाइप देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो आप इतना नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप नोट करें इसके क्लासिफिकेशन पर। तो बच्चों यहां पर हम लोग देखेंगे अब जो क्लासिफिकेशन है नए वर्गीकरण के तहत पर, वास्तविक विलयन, कोलाइड एवं निलंबन में तुलना, कंपैरिजन किया जा रहा है। इधर हम लिखे गुण और इधर लिखे क्रिस्टलाभ, या इसी को वास्तविक विलयन कहते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर का निर्माण करे उसी को विलयन होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर बनाए तो उसको वास्तविक विलयन कहेंगे। जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं विलयन, वही चीज। नेक्स्ट कोलाइड और निलंबन, इनका ये गुण है। जैसे पहला गुण है कणों का आकार। जो क्रिस्टलाभ होता है, वास्तविक विलयन होता है, उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, छोटा होता है। कण का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से क्या होता है? छोटा होता है। जबकि कोलाइड का कण के आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और निलंबन जो होता है 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, कण का आकार बड़ा होता है। इसलिए निलंबन मतलब सस्पेंशन, जो हम विलयन बनाने की कोशिश करें लेकिन जा करके नीचे बैठ जाए पेंदी में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। जैसे पानी और बालू का मिक्सचर, सेंड पार्टिकल नीचे जाकर के क्या हो जाते हैं? बैठ जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे निलंबन विलयन बोल सकते हैं, निलंबन बोलते हैं। ठीक है। दृश्यता मतलब
विजिबिलिटी, देखने की क्षमता। तो वास्तविक विलयन जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते हैं। क्लियर। और कोलाइड के जो कण होते हैं उनको हम लोग आसानी से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन निलंबन के देखने के लिए हम लोग खुले आंख से भी देख सकते हैं। स्पष्ट ना। नेक्स्ट, पृथक्करण, सेपरेशन सॉरी सेपरेशन, पृथक्करण फिल्टर पेपर द्वारा। इसको फिल्टर पेपर द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते, इसके सॉल्यूशन को, कण को अलग और लिक्विड को अलग नहीं कर सकते, असंभव है। इसको भी, कोलाइड को भी हम लोग नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से, ये भी असंभव है। लेकिन निलंबन को आसानी से हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे फिल्टर पेपर से। लेकिन झिल्ली के द्वारा ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन को भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं, जबकि कोलाइड को आसानी से कर देंगे और इसको भी आसानी से हम लोग कर देंगे, मतलब संभव है। नेक्स्ट है बाबू, ये हो गया। नेक्स्ट, विसरण। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, यदि हम जल में, ठीक है ना, रंग डाले तो तुरंत फैल जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो रंग डालने पर तुरंत फैल जाता है, मतलब ये तेजी से विस्तृत होती है, फैलती है। और ये जो कोलाइड होता है धीरे धीरे फैलता है, धीरे धीरे विस्तृत होता है, और ये विस्तृत हुक्मे नहीं करता है, फैलता ही नहीं है, नीचे जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट, जमना, ठीक है ना, जमना, ये हो गया। अब जमना, कण पात्र के तल में नहीं बैठते हैं। जब ये होमोजीनियस मिक्सचर मिला लेंगे, बन जाएंगे, समांगी मिश्रण बन जाएंगे, तो ये कण जो होते हैं वे तल में नीचे नहीं बैठते हैं, और ये बैठते हैं, जमा नहीं होते हैं, लेकिन अपकेंद्र के कारण, अपकेंद्र बल, अपकेंद्रण के कारण धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, नीचे बैठने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। जैसे सिरप आता है ना, टॉनिक या टोरेक्स सिरप आता है, तो उसको ज्यादा दिन तक छोड़ दीजिएगा तो क्या कर जाएगा, नीचे जाकर के क्या हो जाता है, बैठता है। लेकिन फिर उसको लेते वक्त हम लोग क्या करते हैं, उसको बोतल को हिलाते हैं ताकि वो अच्छा से क्या हो जाए, कोलाइड बना ले। तो वही चीज है कि जमा नहीं होते हैं, लेकिन अपकेंद्रण के कारण धीरे धीरे जमा हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अब देखो निलंबन, तुरंत डालिए सैंड पार्टिकल, एकदम कुछ देर बाद देखिएगा सब बैठ जाएगा मिट्टी। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कण पात्र में बैठ जाते हैं, नीचे पेंदी में। अब देखिए नेक्स्ट, प्रकृति, इसके प्रकृति, जो ये मिक्सचर होता है, वास्तविक मिश्रण, ये समांगी होता है, और ये विषमांगी होता है, ये भी विषमांगी होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और लास्ट है टिंडल प्रभाव एवं ब्राउनी गति। इसी चैप्टर में हम लोग को आगे पढ़ना है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनी गति, ठीक है ना। तो ये टिंडल प्रभाव, वास्तविक विलयन जो होते हैं, क्रिस्टलाभ होता है, ये नहीं दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति नहीं दर्शाते हैं, जबकि ये दर्शाते हैं, और ये बहुत कम दर्शाते हैं। तो ये था कंपैरिजन वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन में। इसके आगे हम लोग कोलाइड के प्रकार को देखेंगे, इसमें स्पेशली चैप्टर में हम लोग कोलाइड के बारे में अध्ययन करना है। वास्तविक विलयन हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर, और निलंबन पढ़ना ही नहीं है, और हमको पढ़ना है कोलाइड, तो इसी चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो आप इतना नोट करें इत्मीनान से, और इसको रिवीजन करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ग्रोथ कराएं और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।